नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता रोहित क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम यहाँ मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, सल्तनत की सीमांत नीति। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जितने भी नए यूज़र हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहे वो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और एक बात, जिन लोगों को लगती है कि मेरी वॉइस बहुत ही स्लो आ रही है तो प्लीज़ वो अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाकर अपने वॉइस स्पीड को बढ़ा लें और वहाँ 1.5 से या तो 2.0 कर लें, ठीक है, एक्स कर लें, ठीक है, वो अपने अनुसार आप लोग एडजस्ट कर लें। ठीक है, चलिए चलते हैं। चैप्टर नंबर 7, सल्तनत की सीमांत या मंगोल नीति। ठीक है, इतिहासकार के निज़ामी ने सुल्तानों द्वारा अपनाई गई उत्तर पश्चिम सीमांत नीति को 3 चरणों में विभाजित किया है। अलगाव की नीति 1221 से 1240 ईस्वी में, उदासीनता की नीति 1240 से 1266 ईस्वी में एवं संघर्ष की नीति 1266 से 1335 ईस्वी में। ठीक है, अलगाव की नीति 1221 से 1240 ईस्वी के बीच इस चरण में सुल्तानों का उद्देश्य दिल्ली सल्तनत को मध्य एशिया की राजनीति से दूर रखना था। यही कारण है कि चंगेज खां के डर से जब ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी इल्तुतमिश के पास शरण हेतु दूत भेजा तो इल्तुतमिश ने मदद को इनकार कर दिया। इल्तुतमिश ने दूत यान ए मुल्क का वध करवा दिया और उसे कहवा भेजा कि दिल्ली की जलवायु तुम्हारे अनुकूल नहीं है। चंगेज खान ने भी इल्तुतमिश की तटस्थता का सम्मान करते हुए उस पर चढ़ाई नहीं की। इल्तुतमिश के मित्रतापूर्ण आचरण के कारण चंगेज खां भारत में होकर काराकोरम को लौटने के अपने इरादे को त्याग दिया। लौटने नहीं, हाँ वही लौटने, यहाँ लौटने लिखा है, कुछ गड़बड़ नहीं है क्या? आप एक बार पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के मित्रतापूर्ण आचरण के कारण चंगेज खां भारत में होकर काराकोरम को लौटने के अपने इरादे को त्याग दिया। चलिए ठीक है। हालांकि इस संबंध में उसने इल्तुतमिश के पास राजदूत भेजकर आज्ञा मांगी थी। चंगेज खां सिंधु नदी से ही वापस चला गया। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात गजनी का भूतपूर्व सूबेदार वफा मलिक भारत आकर कोह-ए-जुद पर अधिकार स्थापित कर लिया। कोह-ए-जुद पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु करलुग राजवंश के वफा मलिक एवं मंगोल के बीच लंबा युद्ध चला। आगे, रजिया सुल्तान ने भी मंगोलों के प्रति अपने पिता द्वारा अपनाई गई नीति का पालन किया। उसने जलालुद्दीन के गजनी एवं बामियान के सूबेदार मलिक हसन कारलुग को मंगोलों के विरुद्ध सहायता देने से इनकार कर दिया था। किसे? मलिक हसन कारलुग को। 1246 ईस्वी में कारलुग भारत छोड़ चले गए, परंतु तब तक कोह-ए-जुद मंगोलों का एक गढ़ और भारत पर आक्रमण करने का एक अड्डा बन चुका था। उदासीनता की नीति 1240 ईस्वी से 1266 ईस्वी में। चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य उसके उत्तराधिकारियों में विभाजित हो गया था। साथ ही इस समय दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता का दौर प्रारंभ हो गया था।
इसके परिणाम स्वरूप मंगोलों के विरुद्ध कोई ठोस नीति नहीं बन सकी। इस चरण में मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण हुआ, जिसमें सर्वप्रथम बहराम शाह के काल में ताहिर बहादुर ने 1241 ईस्वी में लाहौर तथा 1245 ईस्वी में सली बहादुर ने मुल्तान पर आक्रमण किया। इसके परिणाम स्वरूप सल्तनत की सीमा सिंधु नदी से घटकर व्यास नदी तक सिमट गई। संघर्ष की नीति 1266 ईस्वी से 1335 ईस्वी। बलबन को सल्तनत की सीमांत नीति निर्धारित करने का श्रेय प्राप्त है। उसने मंगोलों के प्रति शक्ति एवं कूटनीति का प्रयोग किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, सुनामा आदि में दुर्ग बनवाकर किलेबंदी कर दी। कूटनीति के तौर पर ईरान के इल्खानों के साथ राजनीतिक संबंध कायम किया। हालांकि अब भी सल्तनत की सीमा व्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी। शहजादा मोहम्मद को बलबन ने मुगलों के विरुद्ध नियुक्त किया था। जब उसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई, तब कैकूबाद को सीमारक्षक नियुक्त किया। अंतिम समय में बलबन ने जलालुद्दीन खिलजी को सीमारक्षक बनाया। आगे सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय 1292 ईस्वी में मंगोल अब्दुल्ला ने आक्रमण किया। बर्नी के अनुसार जलालुद्दीन ने उसे परास्त कर वापस जाने को बाध्य किया। वस्तुतः दोनों के बीच संधि हो गई। उल्लुग खां के नेतृत्व में 4000 मंगोलों तथा 1279 ईस्वी में भारत आए थे। उल्लुग खां के नेतृत्व में 4000 मंगोलों तथा 1289 में भारत आए थे। क्या लाइन लिखा है, सीधे नहीं लिखना था। उल्लुग खां के नेतृत्व में 4000 मंगोल 1289 में भारत आए थे। 5000 मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। 9 धर्मांतरित मंगोल नवीन मुसलमान कहलाए। जलालुद्दीन खिलजी ने ही मंगोलों को भारत में रहने का अनुमति प्रदान किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से भारत पर मंगोलों के सबसे भीषण एवं सर्वाधिक हमले अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे। बलबन के विपरीत अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति आक्रामक थी। उसे इस कार्य में मदद जफ़र खां की मिली, जिसे बर्नी ने अपने युग का रुस्तम कहा था। अलाउद्दीन ने सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाया तथा सीमांत प्रदेश की रक्षा के लिए एक पृथक सेना एवं एक पृथक सूबेदार नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय सल्तनत की सीमा व्यास नदी से बढ़कर सिंधु नदी तक फैल गई थी। 1320 ईस्वी में दलूचा खां ने कश्मीर घाटी में हमला कर कश्मीर को तबाह कर दिया। इसके पश्चात सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के समय सिर मुगल ने आक्रमण किया, जिसे विफल कर दिया गया। 1327 ईस्वी में तरमशीरीन ने आक्रमण किया व बदायूं तक आधमका। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे हराया तथा सिंधु नदी पार कर पेशावर एवं कलानौर को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया। यह मंगोलों का आखिरी आक्रमण था। इसके पश्चात फिरोज तुगलक के काल में कोई भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था। चंगेज खान, अब थोड़ा चंगेज खान के बारे में देख लेते हैं। चंगेज खान, इसका जन्म जो है 1162 ईस्वी में हुआ था। इसकी मृत्यु 1162 में जन्म, 1227 ईस्वी में मृत्यु। ठीक है। मूल नाम जो इसका था तैमूचिन था। उपाधि इसका था श्रापित, खुदा का कहर, बुजुर्ग खान या ग्रैंड खान के नाम से जाना जाता है इसे। इसका पिता था जो येसुगई बहादुर।
इसकी माँ जो थी ओलन आयका ओलन आयका थी। पत्नी जो थी वो बोरती था, श्वेत तातार जाति की थी। बोरती मंगोल एवं तारतार मध्य एशिया की खानाबदोश जनजाति थी। बाबरनामा में बाबर ने कहा है कि यदि मंगोल फरिश्तों की कोई जाति होती तो उसका प्रदेश घटिया राष्ट्र कहलाता। मंगोल चंगेज खां का जीवनी कार जुबैनी था। मंगोल चंगेज खां का जीवनी कार जो था वो जुबैनी था। मंगोल खाकान की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, खाकान की उपाधि। एक विशेष सभा में तैमूचिन को काकान यानी काखान घोषित किया गया था। चंगेज खान का राजनीतिक संगठन सैनिक उलूस यानी कबीला पर आधारित था। उसने याशा ए चंगेजी अर्थात नियमों का एक समूह आचरण संहिता जारी करके मंगोलों को एक कर दिया। 1215 ईस्वी में पेकिंग आधुनिक बीजिंग जिसे कहा जाता है तथा 1220 ईस्वी में ट्रांस पर उसका अधिकार स्थापित हो गया था। मंगोलों ने एक अंतर महाद्वीपीय साम्राज्य चंगेज खां के नेतृत्व में 13वीं एवं 14वीं शताब्दी तक स्थापित कर लिया। यह साम्राज्य मध्य एशिया, मध्य पूर्वी यूरोप एवं चीन तक फैल गया। यह विश्व इतिहास का ऐसा पहला खानाबदोश साम्राज्य था जिसमें एक साथ एशिया के हरे भरे मैदानों, रेगिस्तानी इलाके आदि सम्मिलित थे। चंगेज खां का अधिकारी उसका पुत्र ओगदी हुआ। ओगदी की मृत्यु 1241 ईस्वी में के पश्चात उसका साम्राज्य 4 भागों में विभाजित हो गया। गोल्डन होर्ड, वोल्गा, स्टेपी एवं दक्षिण रूस। ठीक है, गोल्डन होर्ड जो था वो वोल्गा और स्टेपी, तीसरा दक्षिण रूस और इल्खान। अफगानिस्तान एवं ईरान चगताई का मध्य एशिया पर तथा युआन का चीन पर नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, इल्खान अफगानिस्तान एवं ईरान चगताई का मध्य एशिया पर तथा युआन का चीन पर नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, आगे उसका दूसरा पुत्र जो था वो चगताई खां था। बाबर का नाना यूनुस खां इसी चगताई खान का वंशज है। ठीक है, जो बाबर जी के नाना थे वो यूनुस खां जो थे इसी चगताई खां का वंशज था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चगताई खां का वंशज था। आगे बतु कुबलाई खां चीन का शासक एवं हलाकू फारस का शासक चंगेज खां के पौत्र थे। हलाकू ने बगदाद जीता और अंतिम अब्बासिद खलीफा अल-मुस्तसीम का वध कर दिया। हलाकू के वंशजों ने 80 वर्ष तक ई खानों की उपाधि के साथ फारस पर शासन किया था। आगे मंगोल आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा ये देखते हैं। नंबर 1, किलूगढ़ी, गयासपुर एवं इंद्रपत में मंगोलों अर्थात नवीन मुसलमानों के रहने हेतु मंगोलपुरी नाम की विशेष बस्तियां स्थापित हुई। नंबर 2, सर्वप्रथम चंगेज खां ने ही मंगोल सेना को दशमलव पद्धति के आधार पर संगठित किया, जिसमें सबसे बड़ी इकाई 10,000 तुमान की थी, जिसका प्रमुख खान कहलाता था, जबकि सबसे छोटी इकाई 10 की थी। 100 सैनिकों का प्रमुख जो था युजबासी कहलाता था। उसका अनुसरण अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मुगल बादशाह अकबर ने भी किया।
ठीक है। नंबर 3, मंगोलों के हमलों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक बड़ी सेना रखनी पड़ी, जिसके लिए उसे बाजार व्यवस्था को लागू करना पड़ा। श्रीनगर का निर्माण, वो सीरी नहीं, वो सीरी, वो तो अशोक कराया था, यह है श्रीनगर का निर्माण तथा दिल्ली को अलाउद्दीन द्वारा चार दीवारी से घेरने को इसी संदर्भ में देखा जाता है। नंबर 4 पॉइंट है, मंगोल अभियानों से नए नए मार्गों की खोज हुई, जिनसे पूर्व एवं पश्चिम के मध्य व्यापारिक मार्गों का एक कड़ी स्थापित हुई थी। दूसरे, मंगोलों द्वारा व्यापारियों को विशेष आदर मिलता था। वे व्यापारियों एवं नागरिकों को गारंटी पत्र पायजा प्रदान करते थे, अतः व्यापार वाणिज्य को इससे गति मिलना स्वाभाविक था। नंबर 5 यहाँ देखेंगे। नंबर 5 है जो हमारा इज्तिहाद। मंगोल आक्रमण के फलस्वरूप भारत में इज्तिहाद विचारधारा का पदार्पण हुआ, जिससे स्वतंत्र तर्कवाद की राजनीतिक विचारधाराओं को पनपने में सहायता मिली। मोहम्मद बिन तुगलक इज्तिहाद विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित था। ठीक है। इसामी बताता है कि उलेमाओं का मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति विद्रोही होने का एक कारण उसकी विशेष इज्तिहाद में विश्वास की संकल्पना थी। नंबर 6, चंगेज खां द्वारा प्रतिपादित यासा यानी सभी प्रकार के धार्मिक भेदभावों एवं रूढ़िवादिता की अस्वीकारोक्ति की संकल्पना का प्रभाव अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही में देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज ये है लेसन नंबर जो है हम लोगों का क्या था, ये लेसन नंबर 7 जो था आज हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और प्लीज़ आप लोग अगर इस वीडियो को देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करिएगा, और जो भी इस वीडियो में आप लोगों को समस्या हो, प्लीज़ समस्या कमेंट में आप सभी लोग लिख सकते हैं। ठीक है। और जितने भी नए यूज़र्स हैं वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को, जो कि रोहित क्लासेस के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं वो आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।